हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार और आपका मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आता हूं अपने लेक्चर पे। मैं लास्ट लेक्चर में आपको मैंने केमिस्ट्री का जो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का चैप्टर है, मैं उसमें आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलो एल्कीन का मैंने बता रखा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन का, फिजिकल प्रॉपर्टी हेलो एल्केन का। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि अपना जो होगा ये लेक्चर नंबर 2 होगा, है ना। तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बातें करेंगे। पहले हम बात करेंगे अपने से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल स्टेट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये अपना कंटेंट है प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन और केमिकल प्रॉपर्टी में आपको SN1 SN2, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 SN2 क्या होता है, एल्केल हैलाइड एल्किल एरिल हैलाइड का। इलिमिनेशन रिएक्शन आपको मैं बताऊंगा, इलिमिनेशन में कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना। एक्चुअली थियरी आप देख लीजिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में आपको बेनिफिट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं रिएक्शन विथ मेटल के साथ जो रिएक्शन है वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी आपका देखा जाए तो पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में हेलो एल्केन क्या करा हेलो एल्केन आर मोस्टली लाइक अ नॉर्मल। आपको भी पता है कि जो हेलो एल्केन होते हैं उनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आपको भी पता है कि सारे जो बॉन्ड बनते हैं हेलोजन नॉट बीइंग मच रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप एज कार्बोनिल ग्रुप और एल्डिहाइड, तो डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एज अ मच। कह रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो ये क्या कह रहा है, देखो अगर हम RX की बात करते हैं, RX मतलब होता है एल्कील हैलाइड की बात करते हैं, तो आप देख रहे हो कि ये कार्बन है, ये क्या है अपना कार्बन, और कार्बन के साथ भी बेटा ये सारे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ये सारे अपने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, राइट, ये सब अपने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये भी अपना कोवैलेंट होता है, लेकिन ये जो बॉन्ड है ये बेटा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, हैलोजन होता है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको कि ये बॉन्ड पोलर होता है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि हैलोजन जो है, जो X है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। किसके कंपेयर में? कार्बोनिल के कंपेयर में। भैया कार्बोनिल इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये पोलराइज बॉन्ड लेके बैठा हुआ है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस का आप देख रहे हो कि अच्छा खासा सेंटर अपना कार्बोकटायन में, और यहाँ निगेटिव चार्ज भी अपना आ जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको अच्छा है, ये समझ में आ रहा होगा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का आना कार्बोकटायन होता है और कार्बन ऑक्सीजन पे निगेटिव आ रहा है, तो इनके अंदर जो पोलरिटी है इससे मच बेटर पोलरिटी आपको यहाँ मिलेगा। और कार्बोनिल में ये कार्बोनिल आपको भी पता है कि कार्बोनिल से ही आप एल्डिहाइड देखते हो, कार्बोनिल से आप कीटोन भी देखते हो, क्योंकि इन दोनों से कार्बोनिल से ही एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया जाता है ना। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया। जो लोअर मेंबर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में जाते हैं। जैसे जैसे मोलर मास बेटा बढ़ता है, वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ता है, उनके स्टेट भी चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो फ्लोरीन होता है वो छोटा होता है साइज में, Cl छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर Br आप उससे बड़ा देखते हो, और आयोडीन का मास भी देखते हो, मोलर इसका जो एटॉमिक मास होता है बेटा, एटॉमिक मास जो होता है वो एटॉमिक मास बढ़ता है, और एटॉमिक मास बढ़ने से वॉन्डर वॉल फोर्स भी बढ़ते हैं, ये पता है सबको, क्लियर है। तो इससे जैसे मान लिया जाए कि अगर मेरे पास कार्बन है, मेरे पास मान लीजिए कार्बन और फ्लोरीन का है, कार्बन और Br है, राइट, कार्बन और Cl है, कार्बन और I है,
तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, ये ऊपर से नीचे जब आओगे, ऊपर से नीचे जब आओगे तो मास इनके इंक्रीज होंगे। जब मास इनके इंक्रीज होंगे तो वॉन्डर वॉल फोर्स भी इंक्रीज होगा और इस तरीके से उनका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। मतलब कि जो हैलाइड के मेंबर होंगे, जो हैलाइड के होंगे वो सॉलिड स्टेट में भी ज़्यादा एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे क्योंकि उनके मोलर मास ज़्यादा हो रहा है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये चीज़ें होता है। अब आप आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे। बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and hence the boiling point of chlorine, bromine and iodine are considerably higher than those of hydrocarbon of comparable molecular mass। तो boiling point decreases with the branching। बहुत शानदार इसमें बात आपको मिलेगा। ब्रांचिंग से देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग से अपना उल्टा हो जाता है। ब्रांच बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्रांच बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब ब्रांच बढ़ाएंगे, और दूसरी बात मास पे भी डिपेंड करता है। मास अगर आपका बढ़ता है, मास आपका बढ़ता है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती है। तो कहा जाता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन के कंपेरेबली, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है C4H10 है और उसी का डेरिवेटिव है हैलाइड का, तो मास दोनों का लगभग बराबर होगा। मतलब कि आपने क्या ले लिया, एक हाइड्रोकार्बन ले लिया, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लिया और उसी से एक आपने एल्कील हैलाइड ले लिया। यहाँ पर दोनों के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो मास यहाँ लगभग वो यहाँ, लेकिन कहता है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है क्यों, क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूलर मास हैलाइड की वजह से चेंज हो जाता है, मास उसके बढ़ने लगते हैं और जब मास बढ़ते हैं तो उससे उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो मोर ब्रांचिंग लेस मॉलिक्यूलर लेस बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांचिंग ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मास ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है ना। एक सवाल इस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछ दिया, ठीक है, क्या सवाल है, CH3 CH2 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 और यहाँ पर X दे दिया। ठीक, ये A है, ये क्या है, A है। और एक आपको मैं दे रखा हूँ CH2 CH CH3। अब देख लीजिए कितने इसमें लोग हैं, 5 लोग हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 2 3 4 और ये अपना 5x हो गया, ये भी B है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जरा C में बात करता हूँ, C वाला जो बात करता हूँ, C वाले में आप देख सकते हैं कि ये अपने पास बेटा ब्रांचिंग ज़्यादा है, 1 2 3 4 5, तो ये C है। तो मैंने क्या आपको सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था, मैंने ये सिखाया था कि ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक, समझे। मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रांचिंग के अपोजिट होता है बेटा। ब्रांचिंग ज़्यादा लेके जाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम आएगा। मतलब यहाँ पर देखो नॉर्मल है, कोई ब्रांच नहीं है, ये नॉर्मल है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। मतलब क्या हुआ, मतलब नो ब्रांचिंग। बेटा क्या हो गया, नो ब्रांचिंग। ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, एक ब्रांच, देखो एक ब्रांच आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या आ गया, एक ब्रांच, तो यहाँ पर आ गया 1 ब्रांच, यहाँ पे आ गया 1 ब्रांच। मैंने आपको क्या सिखाया, मोर ब्रांचिंग। यहाँ पर देखो 2 ऊपर और नीचे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक इधर भी है, तो यहाँ पे 2 ब्रांचिंग। ऊपर आपको 2 CH जो है ना वो आपको दिख रहा है इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में आएगा, आपको दिख रहा होगा, आप अच्छे से देख रहे होंगे कि ब्रांचिंग सबसे ज्यादा C में है, फिर B में है, फिर A में है ना। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग क्या है, C में है, फिर B में है, फिर A में है। तो आप बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट कहाँ हो जाएगा, तो बेटा इसका रिवर्स कर दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट विदाउट ब्रांचिंग वाले का, सबसे कम ज्यादा ब्रांचिंग वाले का है। तो ये आपकी कहानी होती है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया कि सर आप एक बात बताइए, इसका बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस आप बताइए, इसका बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे आपको दे दिया CH3 CH2 CH2, ठीक है, F दे दिया,
फिर CH3 CH2 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 Br दे दिया, फिर आप CH3 CH3 CH2, ठीक है, I दे दिया या Cl दे दिया। फिर लास्ट में आपको दे रखा है कि आप अब बताइए, बोलोगे सर यहां तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, सर यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब कोई ब्रांचिंग नहीं है तो कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जाएगा कौन, वो जाएगा ये हैलोजन, ये लोग जाएंगे लेके। हैलोजन की मास जिसका ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या ले लीजिएगा, मास ले लीजिएगा। मास जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगा। फिर क्या होगा, मतलब डी का मास यानी आयोडीन का मास ज्यादा होता है, फिर किसका होता है, Br का होता है, फिर किसका होता है, Cl का, और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है फ्लोरीन का। ठीक, ये होता है। तो आंसर आप बताइए जरा क्या होगा। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा वो डी का आंसर सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर सी का, और फिर ए का। ये अपना क्या होगा, ये अपना आंसर होगा। तो इसके थ्रू आपको चलना है। ठीक है, आगे चलिए। डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी देख लीजिए। डेंसिटी क्या कहता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ कंपाउंड, हेंस डाउन द होमोलोगस सीरीज डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीजिंग द मास। ऑल्सो फ्लोरीन डेरिवेटिव आर लेस डेंस देन क्लोरो डेरिवेटिव, क्लोरो डेरिवेटिव आर लेस डेंस देन ब्रोमो। मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब बस यही है कि आपको भी पता है कि डेंसिटी जो होता है वो मास डिपेंडेंट होता है। डेंसिटी तब बढ़ता है जब मास बढ़ता है ना, मास जब बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप CF लोगे, CCl लोगे, CBr लोगे, CI लोगे, तो I का मास बढ़ रहा है, सॉरी हैलोजन का मास बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, डेंसिटी बढ़ता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है। टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। तो ऐसे ध्यान देना। फ्लोरीन को ध्यान दो, फ्लोरीन है, यहां पर भी क्या है, ये अपना Cl है, ठीक है, ये अपना क्या है, ये Br है, ये अपना क्या है, ये I है। तो ये सारे मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, और डेंसिटी टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्युबिलिटी आ जाओ। सॉल्युबिलिटी बोलते हैं कि भाई हैलो एल्केन जो होता है ना वो स्लाइटली सॉल्युबल होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, हैलो एल्केन आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, this is because of relatively large amount of energy required to break the bond between the halogen and carbon, and the smaller amount of energy released when bond is formed after the dissociation of ion in water। एक बात एक लाइन में समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए आप क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई RX आप जानते हो, ठीक है, पोलर तो है, ये बॉन्ड पोलर है। कैसे पोलर है भैया, ये पोलर कैसे है बता दीजिए जरा, क्योंकि यहां पर प्लस और यहां पर क्या है, माइनस है। ठीक है, पोलर है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाटर में जो सॉल्युबिलिटी देखते हैं ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू देखते हैं। अगर वो वाटर में जाने के बाद वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब वो क्या होगा, डेफिनेटली सॉल्युबल होगा, है ना। तो वही बात यहां पे हम लोग करने वाले हैं। तो ये ठीक है, पोलरिटी दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पोलर है ये, लेकिन पानी में घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा, क्योंकि पानी के अंदर जब ये जाता है, पानी के अंदर जब ये जाता है तो भाई उसके अंदर इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है। सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये क्या होगा, आप बोल दीजिए या तो लेस सॉल्युबल होगा, या तो लेस सॉल्युबल होगा, या तो सीधे इनसॉल्युबल बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक, तो क्या आंसर होगा, बिकॉज इट कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, इसलिए इसका कहानी ऐसा होता है, पानी में नहीं घुलेगा। पोलर होते हुए भी वो पानी के अंदर नहीं डिजॉल्व होगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बात समझ में आ गया।
तो ये सारी चीजें इसके साथ देखने को मिलता है। एक लाइन में ध्यान देना कि जब ये पोलर है, ठीक है कोई बात नहीं, पोलरिटी देगा, लेकिन पानी में वही डिजॉल्व होगा जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, नहीं तो वो पानी के अंदर घुलेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए ये बात समझ में आ गई कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो कि सॉल्युबिलिटी जो होता है, जो सॉल्युबिलिटी होता है वो एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। जो सॉल्युबिलिटी होता है बेटा वो एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है मतलब वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक, चलिए भागते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग, थोड़ी सी बात आपको बताता हूं कि सर ये नेक्स्ट जो बातें आती हैं, थोड़ा सा आगे ले चलता हूं मैं आपको। आइए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोएल्केन में क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये भी तो माइनस चार्ज वाला है, ये भी तो माइनस चार्ज वाला है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो क्या करेगा ना, इसको हटाएगा, ये वहां जगह बनाएगा, इसको हटाएगा। एक आया एक गया, वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी RNU और X माइनस बाहर चला जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, SN1 SN2। फिर एलिमिनेशन में क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड बनता है, 2 सिग्मा टूटेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। और इसमें भी E1 E2 का मैकेनिज्म आपको देखना है। ठीक, वुड्स रिएक्शन विथ मेटल देखना है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कील हैलाइड, ये हैलोजिनेशन भी देखना है, रिडक्शन भी देखना है। तो सारा आपको आप आराम से एकदम वीडियो देखते रहिए, मैं एक एक करके रिएक्शन आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो किसी दूसरे कार्बन एटम को, गरीब एटम को, कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन दे, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो स्पीसीज होता है, किसी गरीब एटम को, कार्बोकैटायन को, वो वहां जाएगा, उनको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा होता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हम जानेंगे कैसे कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा खराब न्यूक्लियोफाइल है, तो वो बताएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान से सुनना बेटा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, वो अपना न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाता है। ठीक है, वो अपना क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या तो उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा या तो उनके ऊपर लोन पेयर होगा। निगेटिव चार्ज वाला भी, लोन पेयर वाला भी, जैसे आप पढ़े हो H2O और OH माइनस, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। NH3 NH2 माइनस, मैंने H निकाल के OH बनाया, H निकाल के OH बनाया, NH2 निगेटिव बनाया, तो दोनों न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन कौन सा न्यूक्लियोफाइल सबसे बेहतरीन है, सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो याद रखिएगा निगेटिव जो होता है, जो एनायनिक होता है, वो अपने पेरेंट्स न्यूक्लियोफाइल से, पीछे किसको, पेरेंट्स न्यूक्लियोफाइल से अच्छा होता है, वो अपने पेरेंट न्यूक्लियोफाइल से क्या होता है, बढ़िया होता है। यानी OH माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन H2O, NH2 माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन NH3। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अपने खुद के मॉलिक्यूल का निगेटिव वाला पार्ट होता है। दूसरी बात, नंबर ऑफ डोनर एटम जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। नंबर ऑफ डोनर एटम जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाता है। अब यहां देखो H2O2 है, H2O2 में 2 डोनर एटम है, देख लीजिए H2O2 में 2 डोनर एटम हैं, तो यहां 2 डोनर एटम है ना, तो पानी से ज्यादा इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, क्योंकि H2O में 1 ऑक्सीजन डोनर एटम होता है और H2O2 में 2 ऑक्सीजन डोनर एटम है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए इधर देखो, NH2 इज मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी देन NH3, अमोनिया से ज्यादा ये होता है, NH2 न्यूक्लियोफाइल होता है।
क्योंकि दो डोनर एटम, देख लो नाइट्रोजन नाइट्रोजन एनिलीन, दो डोनर एटम होता है, तो ये अपना मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम बात करेंगे, लेफ्ट टू राइट बात करेंगे, तो वहां कैसे डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो आपको जानना। अगर ये आप जान गए तो सवाल आपका बन जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो बेटा पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में ट्रैवल करते हैं, पीरियड में घूम रहे हैं, तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो पीरियड में जब जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये क्या कह रहा है कि वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा इंक्रीज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, इसका डिक्रीज होगा। बात तय है। जैसे CH4 से CH3 बना लो, NH3 से NH2 निगेटिव बना लो, H2O से OH बना लो, HF से F- बना लो, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं निगेटिव वाला, मैंने पहले बता चुका हूं। लेकिन इनमें से अच्छा कौन है, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। तो कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन फ्लोरीन, इसलिए ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाता है। तो CH3- इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन F-। तो लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, डिक्रीज होती है, ये बात आपको तय कर लेना है। क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की जब बात करोगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहेगा। मतलब क्या हुआ कि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे भी ज्यादा होता है। तो हम इसकी बात कर लेंगे, ये कहानी होती है। मतलब एक लाइन में आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। बात समझ में। चलिए अब आ जाइए टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब इन अ ग्रुप। बहुत बेहतरीन बात बता रहा हूं, ये आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत काम आएगा, समझ लीजिए अच्छे से। तो ग्रुप के अंदर जब बात करोगे तो नॉन एक्वस मीडियम और एक्वस मीडियम, दो बात ध्यान देना। नॉन एक्वस मतलब होता है कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, और एक्वस का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो नॉन एक्वस में ध्यान देना कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं, खूब बारीकी से सुनना क्योंकि बहुत माइन्यूट चीजें इसमें मिलेंगी आपको। टॉप टू बॉटम आते हैं नॉन एक्वस मीडियम में, पानी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन एक्वस मीडियम में। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम के ऊपर घटता है। छोटा एटम होगा तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी, छोटे एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगल बगल दिखाई देते हैं। तो छोटा एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगा उसके साइज में, और टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। एक्चुअली टॉप टू बॉटम आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात मत करना है तो फंस जाओगे। टॉप टू बॉटम बात करना कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उस एटम के चारों तरफ कितना इजीली अवेलेबल होने वाला है, उसके चारों तरफ कितना आसानी से मिल जाएगा, वो उसकी बात हम कर रहे हैं। तो छोटा एटम है, उसके चारों तरफ वो इलेक्ट्रॉन करीब होंगे, दूर दूर नहीं होंगे, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगा। और आयोडीन बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक दिखाई देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम आने पर फ्लोरीन की साइज छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उसकी अच्छी होगी। टॉप टू बॉटम आने पर नॉन एक्वस मीडियम में उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर घटती है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है। ठीक है, मींस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन आयोडीन इन नॉन एक्वस मीडियम इन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके डन। आगे एक्वस मीडियम में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्वस मीडियम में हाइड्रेटेड साइज और जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का उल्टा होता है, ठीक है, या मोबिलिटी का उल्टा होता है। अब सुनो ध्यान से, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया कि टॉप टू बॉटम आने पर पानी के अंदर फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई और आयोडीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। तो ये बात आपको मैं समझा रहा हूं, बहुत डिटेल, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली यहां देखो, मान लो NaF, NaCl, NaBr, NaI मैंने ले लिया, ठीक। तो जो फ्लोरीन होता है बेटा ना, वो सबसे छोटा होता है,
तो वो जब पानी में डालोगे ना तो फ्लोरीन एनायन जो होता है ना पानी से, ढेर सारे पानी से घिर जाता है, यानी पानी पी करके खूब मोटा हो जाता है। और पानी पी के जब खूब मोटा हो जाएगा तो उसकी साइज बड़ी हो जाएगी, हाइड्रेटेड साइज, सिंपल साइज नहीं, हाइड्रेटेड साइज। तो जब हाइड्रेटेड साइज बड़ी हो जाएगी उसकी, जब हाइड्रेटेड साइज बड़ी हो जाएगी तो दौड़ नहीं पाएगा, मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक, छोटा आयन है, पानी ज्यादा पिएगा, पानी ज्यादा पिएगा तो खूब मोटा हो जाएगा, जब मोटा हो जाएगा तो वो दौड़ नहीं पाएगा, मतलब मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसके वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घट जाएगी। वहीं जब आयोडीन की बात करोगी, आयोडीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब पानी बहुत कम पिएगा, तो हाइड्रेटेड साइज कम हो जाएगी, मोबिलिटी कम ज़्यादा हो जाएगी, तेजी से दौड़ना स्टार्ट करेगा, मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा। यानी टॉप टू बॉटम आने पर आयनिक मीडियम में आयोडीन माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी एफ माइनस से। बता दिया मैंने, आप चाहो तो ये कहानी से चल सकते हो शॉर्टकट में कि हाइड्रेटेड साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। बात समझे आप लोग? तो ये चीजें आपको बहुत काम देने वाला है। ये हम स्टार्ट करते हैं यहां से, जरा ध्यान दीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। ठीक है, वो बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स, इसकी बात कर लीजिए, हमने पहले ही आपको बता दिया कि अगर आर एक्स है और कोई न्यूक्लियोफाइल आप लेके आ रहे हो, ठीक है, बैठे रहो, तो क्या करेगा ये इनको भगाएगा, कहेगा यार तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं और मैं उनके जगह पे आऊंगा, तो आर एन यू बना लेता है और एक्स माइनस बाहर चला जाता है। मतलब क्यों ऐसा किया होगा? क्योंकि ये पहलवान ज्यादा है एक्स माइनस से, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा है एक्स माइनस से, इसीलिए उसको भगा दिया, उसका जगह उठा के रख लिया। बात समझ में आ गया? और ये बातें इसलिए हो रही हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आर एक्स क्या है ना, पोलर नेचर का है। आर एक्स क्या है? पोलर है, मतलब इस पे माइनस और इस पे क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा, ये बातें करने के लिए। तो अब इस जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, वो दो भागों में बटा है, ASN1 और ASN2। ASN1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ASN2 का मतलब होता है कि बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं, एक एक करके। ठीक है, जैसे SN1 की कहानी क्या है, SN1 में बात समझिए। SN1 में एक कोस KOH रिएक्शन किया, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बना, ये 3 डिग्री कार्बोकटायन, 3 डिग्री हैलाइड है, तो OH जो होगा Cl को भगाना चाहेगा, Cl को हटा करके कार्बन पे आना चाहेगा, लेकिन Cl कहता है कि हम भी निगेटिव, तुम भी निगेटिव, तो मुझे कैसे रिप्लेस कर सकते हो, मेरे जगह कैसे आ सकते हो? तो OH कहा बात सही बोल रहे हो। फिर इन कार्बन से रिक्वेस्ट किया, क्या मैं तुम्हारे साइड से अटैक कर सकता हूं, बैक अटैक? तो कार्बन लोग बोले कि यार हम भी साइज में बड़े हैं, तुम भी साइज में बड़े हो, तो हम लोगों के बीच में रिपल्सन होने के चांसेस हो जाएंगी, तो मेरे अनुसार ये है कि तुम मेरे साइड से अटैक नहीं कर पाओगे। तो ये भी बोला सही बात बोल रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, ये प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो पहले स्टेप में आइएगा, कार्बोकटायन बना लीजिएगा। क्यों? क्योंकि सामने से अटैक करा नहीं सकते हो, बैक से अटैक करा नहीं सकते हो, और मैंने ठान के बैठा कि Cl को हटाना है। तो लोगों ने ये कहा कि एक रास्ता है, बैक अटैक तो कर नहीं पा रहे हैं हम लोग, फ्रंट से जा नहीं पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है ना, वो अगर Cl को निकाल दे तो बड़ा स्टेबल कार्बोकटायन बनाता है। कहता बात सही है, तो Cl को हटाया इन्होंने, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन पे प्लस आया, Cl पे माइनस आया, तो बॉन्ड का टूटना स्लो स्टेप होता है, रेट को डिसाइड करने वाला होता है जहां बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये क्या बना दिया, कार्बोकटायन। अब ये sp3 हुआ करता था, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने sp3 को हटा दिया, sp2 में आ गया, तो sp2 में आने की वजह से इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गई।
तो ये कार्बोकैटायन बना दिया 3 डिग्री। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, मस्त अच्छा खासा जगह दोनों तरफ से हो गया। तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है अब और इधर से भी, तो ये ट्राइगोनल कार्बोकैटायन है और अच्छी खासी बात है कि स्टेबल है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन अदर। बात खाली हो गया। अब OH इंतजार कर रहा है अटैक करने का, तो अटैक ऑफ OH ऑन कार्बोकैटायन। तो अब अपने पास OH को लाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट साइड से एक राइट साइड से। ठीक, अगर बैक अटैक करता है तो बैक साइड में OH लग जाएगा, और अगर फ्रंट अटैक करता है तो राइट साइड से OH लग जाएगा, इधर लेफ्ट साइड से OH लग रहा है। तो वही बोल रहा है, कह रहा है कि जब बैक से अटैक करा तो रिगेन कर लिया हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल हो गया, दोनों में टेट्राहेड्रल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ से OH लेफ्ट साइड में आ रहा है, एक तरफ OH राइट साइड में आ रहा है। ये इन्वर्जन प्रोडक्ट कहलाता है, रिटेंशन प्रोडक्ट कहलाता है। तो कहा जाता है, माना ये गया है कि ये जो इन्वर्जन प्रोडक्ट है ये आई थिंक 52% के आसपास बनता है, और जो रिटेंशन है वो 48 के। रिटेंशन का मतलब होता है कि जिस जगह जिस साइड में Cl था उसी साइड में OH भी आ रहा है, और इन्वर्जन का मतलब उसके बैक साइड से आ रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, तो ऐसा होता है। तो ये 2 प्रोडक्ट बना रहा है, एक डेक्स्ट्रो बना रहा है, देखो क्लॉकवाइज है, और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो बनेंगे दोनों रेसमिक मिक्सचर। अगर मान लो 50% अगर प्लस 3.2% क्लॉकवाइज घूम रहा है और माइनस 3.2 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो रेसमिक मिक्सचर डीएल मिक्सचर होता है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ये 2 स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसका जरा हम लोग पॉइंट देख लिया जाए। मैंने आपको सारा बता दिया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सारा खेल आपको बता दिया, अटैचमेंट करा दिया। तो इसमें आपको सारे पॉइंट ध्यान देने होंगे कि SN1 और SN2। SN2 में भी देख लिया जाए पहले। बेटा SN2 क्या कहलाता है? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूल मतलब होता है कि एक ही समय पे न्यूक्लियोफाइल आ भी रहा है और दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल जा भी रहा है, सेम डायरेक्शन में, सेम टाइम में। तो सुनिएगा, SN2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका 0 डिग्री हैलाइड है या सुपर डिग्री। Cl को हटाना है, हटा करके OH लगाना है, ठीक है। तो है क्या, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सामने से नहीं अटैक करेगा, सामने से Cl बैठा हुआ है, सामने से नहीं अटैक कर सकता। बैक से तो अटैक कर सकता है ना। बोलेगा क्यों? क्योंकि OH ये छोटे छोटे लोग होते हैं, रिपल्सन के चांसेस नहीं होते हैं, आसानी से अटैक कर जाएगा। तो पीछे से अटैक करेगा और सामने से निकलेगा। अब सोचो एक साथ दोनों काम हो रहा है, OH अटैक भी किया और Cl निकल रहा है, लेकिन सेम टाइम में देखो कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जा रहा है, पेंटावैलेंसी हो जा रही है। इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, पेंटावैलेंसी हो जा रही है। तो ये हाईली अनस्टेबल है और ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ये अपना पेंटावैलेंट होने की वजह से, ये हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है। तो Cl को हटना है, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग। अब ये बॉन्ड ज्यादा पोलर, ये बड़ा बॉन्ड है, ये छोटा बॉन्ड है, तो बड़ा वाला जल्दी टूटेगा ना, ठीक है। बड़ा वाला जल्दी ब्रेक होगा, टूट के बाहर चला जाएगा और 100% उल्टा ये इन्वर्जन बनेगा। देखो 100%, बैठ जाओ, 100% इन्वर्जन बनेगा, कोई रिटेंशन बनेगा ही नहीं। अब कोई पूछता है कि सर इसमें रिएक्टिविटी देखा जाएगा, तो सबसे पहले यह है कि एक ही स्टेप में सारा काम हो गया। Cl का जाना, OH का आना, ट्रांजिशन स्टेट ये बन गया। तो जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, तो वो ग्राफ ऐसे आएगा, बस वो ग्राफ ऐसे आएगा इस तरीके से। आप थोड़ा सा रिएक्टेंट को और ऊपर लेता हूं कि प्रोडक्ट बनाना है, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। और पीछे वाले में जो आप देखे थे, पीछे वाले में बेटा वो ग्राफ जब बनाओगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और एनर्जी में, तो ये रिएक्टेंट है वो ऐसे फिर ऐसे बनता है। ट्रांजिशन स्टेट 1 बनता है और ट्रांजिशन स्टेट 2 बनता है। ये कार्बोकैटायन और अटैक कराते हो दूसरे वाला तब, तो ये इसमें इस तरीके से बनता है। अब दोनों का कंपेयर करा देता हूं आपके साथ, तो और अच्छा लगेगा। कंपेयर में देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, कंपेरेटिवली कैसे आपको समझना है, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, कोई आपको लफड़ा नहीं होगा, अच्छे से सुन लीजिएगा।
अब दोनों का कंपेयर समझो तब मजा आएगा। दोनों का कंपेयर देखा जाए तब मजा आएगा। क्या मजा आएगा? SN1 में रेट ला देखोगे तो रेट जो होता है वो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX पे। भाई बॉन्ड टूट रहा था कहाँ? बॉन्ड कहाँ टूट रहा था? RX का ही तो टूट रहा था। एल्किल हैलाइड जो 3 डिग्री आपने ले रखी थी CCl बॉन्ड वही तो ब्रेक हो रहा था, तो वो हो रहा है। इसीलिए उसके S1 का मतलब यूनिमॉलिकुलर एक ही पर डिपेंड करेगा, RX पे डिपेंड करेगा। आप देख सकते हो बॉन्ड जहां टूट रहा है ना उसी से तो हम डिसाइड करेंगे। यही तो बॉन्ड टूट रहा है तो 3 डिग्री RX ही तो खाली है इसमें, ये 3 डिग्री RX ही तो है और कुछ तो नहीं है, तो यहां से डिसाइड करना होता है। इसके बाद आ जाइए, मैं कंपैरेबल आपको मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद आ जाइए, ये क्या होता है SN2 में? ये दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब रेट जो होता है वो RX पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों एक साथ आते हैं। पीछे से अटैक करता, सामने से जाता है, एक अटैक करता है एक जाता है, ऐसा होता है। बिग बैरियर क्या होता है? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखना होता है। इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसमें क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। बोलेगा क्या इंटरमीडिएट? बता देना कार्बोकैटायन। क्या बना देना? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में आपको भी पता है स्टेबिलिटी 3 डिग्री की ज्यादा होती है कार्बोकैटायन, 2 डिग्री का सबसे कम 1 डिग्री, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन 3 डिग्री में ज्यादा होता है 9। ठीक है। हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है? तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होती है। SN1 की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, वीक न्यूक्लियोफाइल। और वीक कौन होते हैं? जितने भी न्यूट्रल होते हैं, जैसे H2O है, NH3 है, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। सॉल्वेंट क्या चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे H2O आपने ले लिया, H2O पोलर का मतलब H+OH- भी दे और पोलर भी हो, प्रोटिक भी हो। प्रोटिक माने प्रोटॉन निकाले। एल्कोहल अपना हो गया, एल्कोहल भी तो पोलर होता है और H+ देता है, -+, ये बॉन्ड टूटेगा। एसिटिक एसिड हो गया, NH3 हो गया, सारे ये पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री की जब बात करेंगे तो वो उसमें मैंने बताया था कि रिटेंशन इन्वर्जन दोनों बनता है। रिटेंशन अपना 48% बनता है, बताया था लगभग, और इन्वर्जन 52% बनता है। कहीं कहीं आपको दोनों 50-50 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होता है। SN2 में पलट दीजिएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। यहां ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता है। रिएक्टिविटी उल्टा कर दीजिए, जहां हिंड्रेंस कम होता है रिएक्टिविटी ज्यादा। जैसे 3 डिग्री में हिंड्रेंस, पीछे से बड़े बड़े लोग लगे रहते हैं तो छोटे छोटे आने चाहिए, आयच आना चाहिए, तो वो होता है। स्ट्रांग जनरली नेगेटिव चार्ज वाला जितने भी होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जितने नेगेटिव चार्ज के न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रखने वाले होते हैं। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कहने का मतलब। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या होता है? पोलर भी हो और प्रोटॉन भी ना दे। एप्रोटिक माने प्रोटॉन ना देने वाला। तो देखो CO-CH3 है ये। अब बॉन्ड को तोड़िए, -+, तो ये पोलर तो हुआ लेकिन हाइड्रोजन नहीं दे रहा है, H+ नहीं दे रहा है। ठीक है। और यहां 100% क्या देगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट देगा। पोलर है ये, पोलर है। डाइमिथाइल सल्फोनाक्साइड, तो डाइमिथाइल ये हो जाएगा, डाइमिथाइल। ठीक है। तो कहीं भी इसके पास प्रोटॉन नहीं है, इसके पास प्लस नहीं देने वाला है, सिर्फ पोलर है ये। ठीक है। चलिए, तो ये एक कंपैरेटिवली हो गया रिएक्शन। अब यहां देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता ही चुका हूं कि यहां 3 कार्बन है, यहां पे 3 R ग्रुप है, तो रिएक्टिविटी भाई तो नहीं दे पाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये दुखी है। यहां पे 3 लोग हैं तो कहां से SN1 देगा? सिर्फ यहां पे 2 है तो यहां डिसाइड करेगा SN1 SN2 दोनों है। लेकिन सॉल्वेंट क्या है बेटा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। तो सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये SN1 को फेवर करेगा, और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो SN2 को फेवर करेगा। ऐसा होता है। यहां आ जाइए, ये सिर्फ 1 डिग्री ओनली SN2 होता है, क्योंकि ये देखो ये -A+, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। कहने का मतलब होते हैं छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस से होगा नहीं तो SN2 होता है। ये कहानी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपको मैं बताना है कि ये रिएक्शन SN1 देगा, SN2 देगा, ये सारी बातें 2 मिनट के अंदर आपको समझाता हूं कि SN2 है कि SN1 है। 2 मिनट टाइम लगेगा, बस 2 मिनट सेकेंड टाइम लगेगा। जहां पे पोलर प्रोटिक होगा, प्रोटॉन देने वाला होगा, वो SN1 होगा। जहां नहीं प्रोटॉन देने वाला SN2। ये प्रोटॉन वाला है, H2O H प्लस देता है, तो SN1 लेके चलना। यहां अगर प्रोटॉन नहीं दिख रहा है, अगर एक्वस लेते तो पोलर प्रोटिक होगा पानी के साथ, तो पानी के साथ है SN1 अगर आता तब की। यहां कुछ नहीं है SN2, यहां H प्लस नहीं है SN2, यहां H प्लस है SN1, यहां H प्लस है SN1, यहां H प्लस है SN1। तो ये SN1 सारे दे रहे हैं। ठीक है, बैठो ठीक है। तो इस तरीके से 2 मिनट। अब आपको यही सारा अटैक करा देना है, यही अटैक करा देना है। तो ये भी OH देगा, ये भी O माइनस, I माइनस, NH2 माइनस। देखो ये क्या देगा, NH2 माइनस देगा। ये क्या देगा, NHR देगा माइनस। और ये क्या देगा, N2R दे देगा। कुछ नहीं है, बस ये हटा के अटैक करा दो, चल रहा। आगे ये देखो, इसमें भी देखो जरा 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का टाइम बस चाहिए। आपको मैं बता देता हूं SN2 SN1 कैसे देखोगे। SN2 SN1 देखो ध्यान से। ये देखो यहां हाइड्रोजन नहीं है SN2, 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 यहां हाइड्रोजन नहीं है SN2। ये H निगेटिव देता है, इसीलिए क्या बोलोगे इसको बोलोगे SN2। और यहां पर भी H नहीं है, मतलब SN2 होता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये आपको शॉर्टकट मैंने बता दिया कि कोई भी रिएक्शन इसमें रहेगा, ऐसे ही आपको समझा देना है। अब कुछ रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको बोर्ड में भी पूछता है, नेट में भी पूछता है। KCN से रिएक्शन, AgCN से रिएक्शन, KNO2 से रिएक्शन और HgNO2 का रिएक्शन। तो याद रखना नाइट्राइट और ये तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से बता देता हूं, 2 मिनट रुकिएगा। जब RX का रिएक्शन KCN से कराओगे तो ये आपका आयनिक बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है, ये प्लस और ये माइनस। तो आपको पता है कि CN एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट मतलब एक टाइम में दो लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, और ये अपना माइनस होता है, ये अपना प्लस होता है। ठीक, तो क्या करेगा, साइनो यानी कार्बन इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है, आसानी से कार्बन इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो साइनो बनाएगा, साइनो एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा, साइनो एल्केन। लेकिन अगर यही RX AgCN से रिएक्शन करता है बेटा, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा यहां पर इजीली से। इसीलिए इनको जो इलेक्ट्रॉन देने आएगा वो नाइट्रोजन देने आएगा, मतलब ये आइसोसाइनो बना देगा। क्या बनाएगा, आइसोसाइनो। ये AgCN लिख लीजिए और आइसोसाइनो बना देगा, AgX लिख लीजिए। तो ये आपका आइसोसाइनो बनाएगा, एल्किल आइसोसाइनो बनाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप RX का रिएक्शन KNO2 से कराते हो, KNO2 में तो नाइट्रो भी आपका एम्बिडेंट होता है, ये भी आपका आयनिक बॉन्ड होता है, K और O के प्लस बीच में, ये भी आयनिक बॉन्ड होता है, ये प्लस और ये माइनस। बॉन्ड टूटेगा तो ये KX बना लेगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बना देगा RONO, एल्किल नाइट्राइट बनाएगा। लेकिन अगर यही आप RX का रिएक्शन AgNO2 से कराते हो, तो यहां पर क्या होता है ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो देन ये अपना इलेक्ट्रॉन कौन देने आएगा, वो ये आएगा देने, ये नाइट्रो ग्रुप। तो यहां जो आपका मिल जाएगा बेटा, वो नाइट्रो एल्केन मिलता है, और AgX ये क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनता है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा हुआ है कंपैरेटिवली, क्यों ऐसा होता है।
तो इसमें आपको ये सारी चीजें बस ध्यान देना है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया सारा कि यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉन्ड बनाना है, बस CN लगा देना है, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है लगा देना है, बाकी आपका बन जाएगा। इसमें RO- लगा देना, इसमें H बना देना, इसमें R- लगा देना। मेन रिएक्शन आपको मैंने बता दिया है जो जो एग्जाम में अपने आते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने एलिमिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, एलिमिनेशन में क्या होता है कि एक मेटल दूसरे एलिमिनेशन में क्या होता है, ग्रुप का निकलना, ग्रुप का क्या होता है, बाहर निकलना, ग्रुप का क्या होता है, बाहर निकलना। एलिमिनेट होना मतलब ग्रुप का बाहर निकलना, ध्यान से सुनिएगा। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटना और एक पाई बॉन्ड बनना। कैसे बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत पड़ेगी बेटा। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, दो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और उसके जगह एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और एक पाई बॉन्ड बनता है, ये एलिमिनेशन होता है। एक्चुअली एडिशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, और अल्फा से X निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, क्योंकि ये बेस यहां पड़ा हुआ है। बेस का काम है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देना, बेस का काम होता है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डोनेट करना। तो ये अपना दो सिग्मा बॉन्ड यहां टूटेगा, H और X टूटेगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये अपना सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, ये अपना सैचुरेटेड होगा, और ये अपना क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड बना चुका है ये, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बना चुका है, हो जाएगा। तो इसी में आपको डिटेल पढ़ना है, इसी में आपको डिटेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा कि रिमूवल ऑफ टू ग्रुप होता है फ्रॉम डिफरेंट कार्बन और सेम कार्बन, इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। यहां अल्फा देखो, जिस कार्बन पे X लगा होता है उसे अल्फा बोलते हैं और बगल वाले को बीटा बोलते हैं। जिस पे X लगा होता है उसको अल्फा, बगल वाले को बीटा। तो यहां से X निकाल दीजिए और यहां से अपना क्या निकाल दीजिए, H। तो दो सिग्मा टूटा, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एल्कोहलिक क्या है, बेस देता है, बेस का मतलब होता है प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देना। ये सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देता है। दो सिग्मा टूटेगा, दो सिग्मा टूटेगा तो एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन होता है। इसमें दो कैटेगरी होता है, तीन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। अल्फा मतलब 1-1 एलिमिनेशन, बीटा का मतलब 1-2, बीटा मतलब जहां से H निकाल रहे हैं आप, और गामा का मतलब होता है 1-3 एलिमिनेशन। अल्फा मतलब रिमूवल ऑफ टू ग्रुप फ्रॉम द सेम कार्बन एटम। जैसे क्लोरोफॉर्म आप ले लीजिए और बेस ले लीजिए, तो H निकलेगा तो माइनस बनाएगा, और Cl निकलेगा, अच्छा दोबारा यहां देख लीजिए, दोबारा तो एक प्लस बना, फिर जब Cl निकालोगे तो Cl की वजह से कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो ये डाइक्लोरो कार्बिन बना देगा, और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और ये डाइक्लोरो कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं 2 मिनट में। बीटा एलिमिनेशन में आ जाइए। बीटा में क्या होता है, H का निकलना बीटा कार्बन से होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है, निगेटिव चार्ज वाला। और अल्फा में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से क्या होगा, बेस आएगा, दो ठो H निकालेगा यहां से HBr, और ये प्रोपीन। अच्छा, कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी देखना पड़ेगा आपको। स्टेबिलिटी अगर कार्बोकैटायन का ज्यादा है तो अच्छा है, अगर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कम है तो रीअरेंज करने की अगर चांसेस हैं तो रीअरेंजमेंट कराएंगे हम उसका। तो देखो, अगर एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तब क्या करेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो बीटा कार्बन दो प्रोडक्ट, अल्फा बीटा 2 डिग्री हैलाइड है। एक बार बीटा से H निकालते हैं, एक बार बीटा डैश से H निकालते हैं। बीटा डैश से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ, बीटा से H निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा इस जगह पे। यहां से अगर निकालते हो अगर H तो यहां बनेगा, और अगर बीटा डैश से निकालते हो तो यहां बनेगा। अब जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है
सेटिजफ कहता है कि मैं मेजर बनाऊंगा, हाफमान लेस बनाएगा। यानी ये देखो सेटिजफ होता मोर सब्स्टिट्यूटेड या मोर स्टेबल एल्कीन, और हाफमान लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस स्टेबल एल्कीन होता है। तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड के बगल में 2 अल्फा मिथाइल ग्रुप, तो 6 हाइड्रोजन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, ज्यादा स्टेबल। इसके बगल में एक ही ग्रुप लगा है तो हाफमान, या 2 ही हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन 2 होगा। तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है कि 2 हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होता है? 6 होता है ना, इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें कम हाइड्रोजन है तो कम हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये कहानी अपना हो गया, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इस डबल बॉन्ड के बगल में जितने मिथाइल ग्रुप होंगे, डबल बॉन्ड के बगल में डायरेक्ट जो कनेक्ट है डबल बॉन्ड से मिथाइल, उसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो ये मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल एल्कीन, इसीलिए सेटिजफ का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है और हाफमान का कम स्टेबल होता है। बात समझे? तो एलिमिनेशन में आपको एप्लीकेशन, अब एक चीज थोड़ा और देख लीजिए, ये कंपाउंड है और यहां बल्कि ग्रुप लगा है, एक्स 2 डिग्री एक्स है, एक बीटा डैश। तो टर्शियरी ब्यूटाक्साइड अपना बेस है, बेस तो बहुत बड़ा है, तो प्रोडक्ट वही बनाएगा जहां हिंड्रेंस कम होगा। तो ये जाएगा किनारे से, बीटा वाले कार्बन से H निकाल लेगा, बीटा वाले कार्बन से H निकाल लेगा, बीटा वाले कार्बन से H निकालेगा तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। और अगर ये यहां से H निकालता बीटा डैश से तो ये बनाएगा। लेकिन याद रखना ये बड़ा ग्रुप है, ये जाएगा H लेने तो ये इनको निकालने नहीं देगा, बल्कि ये है। इसीलिए यहां देख लीजिए, अब ये अपना सेटिजफ प्रोडक्ट है, ये हाफमान प्रोडक्ट है, लेकिन हाफमान मेजर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी बड़ा और ये बड़ा, H निकालने ही नहीं देगा हिंड्रेंस करके, इसीलिए स्टेबिलिटी यहां पर कम हो जाएगी। तो इसीलिए इस जगह पे हाफमान इज मेजर, सेटिजफ इज माइनर प्रोडक्ट। तो क्योंकि हिंड्रेंस का फैक्टर काम करता है, हिंड्रेंस नॉट फाउंड, सेटिजफ जो होगा, अगर हिंड्रेंस नहीं है तो सेटिजफ मेजर है, और हिंड्रेंस है तो हाफमान मेजर बना लेना, क्या दिक्कत है? हिंड्रेंस माने बल्कि बेस ना हो और बल्कि एयर ग्रुप यहां पर भी ना हो। तो ये बात समझ में आ गया? आप देख के ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। बाकी मैंने सारा आपको एलिमिनेशन की कहानी मैंने बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया। मेटल के साथ रिएक्शन जरा देख लिया जाए। तो RX है, कोई मेटल जा रहा है, मेटल उसके साथ रिएक्शन करेगा तो RMX बना लेगा, यानी R कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा और वो कहलाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। RMGX अगर बनता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मतलब अगर RX का रिएक्शन आप मैग्नीशियम से कराते हो, ठीक है, डी ड्राई ईथर लेते हो तो ये RMGX बनाएगा और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। इसी का एप्लीकेशन ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन में सेल्फ ऊर्ज रिएक्शन दोनों सेम एट RX होना चाहिए, तो ये आपका RR बनता है। इसका मैकेनिज्म कार्बोकैटायन से भी बनता है, फ्री रेडिकल से भी बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। लिमिटेशन क्या है इसका कि ये इवन नंबर ऑफ कार्बन ही बनाता है, ऑड नहीं। जैसे मीथेन नहीं बना सकता, प्रोपेन नहीं बना सकता, पेंटेन नहीं बना सकता, जब भी बनाएगा तो इवन नंबर ऑफ ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ CH3Cl 2Na CH3Cl, तो ये इथेन बना दिया, तो इथेन बना सकते हैं आप लोग, प्रोपेन नहीं बना सकते हैं। तो ये होता है ऊर्ज रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर ऊर्ज होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर होता है। इंटर में सेल्फ और क्रॉस भी होता है, इंट्रा भी होता है, ठीक है। तो ये देख लिया जाए। क्रॉस में दोनों अलग अलग ग्रुप लगा दीजिए तो यहां पर ऑड बन जाएगा, सेल्फ सेल्फ 3 प्रोडक्ट बनेगा। जब सेल्फ मतलब ये अपने साथ जुड़ेगा, फिर ये अपने साथ जुड़ेगा, फिर दोनों आपस में जुड़ के बनाएंगे, तो सेल्फ सेल्फ क्रॉस। देखो सेल्फ सेल्फ मतलब ये आपस में मिलेंगे तो RR, ये दोनों आपस में बनेंगे तो R डैश R, RR R डैश R डैश,
और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये, यानी ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है, तो CH3Cl Na Cl तो ये देखो इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, प्रोपेन अपना क्रॉस होता तो मेजर बनेगा और सेल्फ माइनर बनता है। इंट्रामोलिकुलर में एक ही कंपाउंड में 2 Cl यानी अल्फा, बीटा, गामा ऐसे हैं, तो इनके बीच से आप निकालेंगे दोनों को तो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। फ्रैंकलैंड क्या होता है, जब RX का रिएक्शन जिंक के साथ कराओगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो एल्केन बनेगा। बस यहाँ पे जो मेटल है सोडियम के संग जिंक और फ्रैंकलैंड हो जाता है, ये भी इथेन ही बनाएगा, दोनों सेम है। ठीक है, समझे आप। उर्ज रिएक्शन मैंने आपको बता ही दिया है, उर्ज रिएक्शन आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब एल्किल हैलाइड अंडरगोज फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन टू फॉर्म पॉली हैलो एल्केन। ठीक है, रिडक्शन आप पढ़ी ली, रिडक्शन आपको बाकी है, थोड़ा सा मैं रिडक्शन बता देता हूं, 2 मिनट लगेगा। रिडक्शन का मतलब होता है कि बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ H जोड़ दीजिए, एक बॉन्ड काटिए और एक H इधर जोड़ दीजिए। उसके लिए मुझे रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो बेटा रिड्यूसिंग एजेंट आपका कोई प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, ये RX बॉन्ड काटिए, एक H उधर एक H इधर तो एल्केन बन जाएगा। जैसे CH3C2H5Br है, HH लगा दीजिए, इथेन बन गया। यहाँ CBr वाले बॉन्ड को तोड़ दीजिए H लगा के, तो जिंक और Hg डाल के इथेन, प्रोपेन बन गया। रेड फास्फोरस है, इथाइल आयोडाइड में से ये बॉन्ड तोड़ दीजिए तो ये आपका बन गया इथेन। तो ये ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारे होते हैं बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट देखो यहाँ पे है H2PT PD जिंक HG SNHCl इथेन, इथेन फॉलोड बाय Na लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। और बिना रिएजेंट का H रिएक्शन भी नहीं करेगा, क्योंकि H के बीच का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। और मजबूत होगा क्यों, क्योंकि 1s ओवरलैपिंग होती है, और 1s ओवरलैपिंग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसलिए एक कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, सरफेस पे काम होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैंने आपको बता ही दिया है, RX के साथ Mg ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इथाइल ब्रोमाइड के साथ जिंक का रिएक्शन तो ये डाई इथाइल जिंक बनाएगा। सोडियम अमलगम के साथ इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन तो ये भी अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। लेड के साथ रिएक्शन कराओगे तो C2H5 का होल 4 Pb, इसे टेट्रा इथाइल लेड बोलते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट होता है जो गाड़ियों में यूज किया जाता है। ठीक है, आवाज ना आए इसलिए। तो ये सारी आपके है। एक छोटा सा एक्शन आप हीट देख लीजिए, हीट करने पर क्या होता है बेटा, जब हीट करोगे तो ये याद रखना एट आर बिलो द 300 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका आइसोमराइज हो जाता है, आइसोमर बना लेता है, या एलिमिनेशन। बहुत ज्यादा हीट कर दोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, कम टेम्परेचर दोगे तो आइसोमर बना लेगा। देखो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बना लिया, लेकिन जब एबव 300 से ऊपर जाओगे तो अल्फा और बीटा, तो ये एलिमिनेशन दे देगा और ये बना लेगा प्रोपीन। तो लो टेम्परेचर आइसोमराइजेशन, हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन, हीट करने का ये एक्शन होता है। तो ये अपना सेशन खत्म होता है। इतना रिएक्शन मैंने आपको बताया, ये रिवीजन क्लास होता है इसलिए थोड़ी सी स्पीड मेरी रही है। और अब हम लोग मिलेंगे इन दोनों लेक्चर का जो प्रैक्टिस सेट होता है, PYQ क्वेश्चन होते हैं नेट के, वो सारे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को ध्यान से देखिए, यूजफुल आपके लिए हो तो अपने और भी दोस्त जो जिनकी जरूरत है जिनको, उनको भी शेयर करिए, मोटिवेशन ताकि हम लोग को मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, सब सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। थैंक यू।